हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, तब ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हो आपको सारे वीडियोस दिखाई दें पूरे चैनल का, अगर आप एक्सेस चाहते हो उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लिंक पे जाएँ और आज ही जाने कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। फिर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, दोनों जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे मसल के बारे में कि मसल अंदर से कैसे होती है, स्केलेटल मसल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कितनी तरह की मसल होती हैं। कार्डिक होता है, स्मूथ होता है, जो विस्ट्रल है, और फिर स्केलेटल मसल। 3 तरह की मसल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल वो मसल होती है, जैसा कि आप जानते हैं, जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। जो मसल हड्डी के साथ जुड़ी होती है उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक मसल है, आपके हाथों की मसल, आपके पैरों की मसल, ये सारी जितनी भी मसल्स हैं, जहाँ जहाँ पे मसल हड्डी के साथ जुड़ी हुई है वो स्केलेटल मसल है। हड्डी के साथ कैसे जुड़ती है, देखो ये मसल है, ये हड्डी है, और ये बीच में जो हड्डी और मसल को जोड़ता है वो होता है टेंडन। ठीक है, तो ये सब मैंने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में बताया है। आप पार्ट 1 देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये मसल बनी किसकी है। अगर मैं इसको अंदर जाके देखूं, ठीक है, इसको मैं अगर अंदर जाके देखूं तो कैसे होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ऐसे समझ लो, सबसे टॉप लेवल पे होती है ऐसे, ये करना ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं। सबसे ऊपर होती है मसल। ठीक है, मसल के अंदर जाते हैं तो निकलता है हमारा फेसिकल। फेसिकल के अंदर जाते हैं तो हमारा निकलता है मसल फाइबर। मसल फाइबर को मसल सेल भी बोल देते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो निकलते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर जाते हैं तो निकलता है सार्कोमेयर। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता आ रहा है। सबसे ऊपर है मसल टिश्यू, जो आपका पूरा मसल है, ये सबसे ऊपर मसल है। अब मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इस हिस्से को मैंने यहाँ से काट दिया। ठीक है, इस छोटे से हिस्से को मैंने काट के देखा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ये पूरा बंडल दिखाई दे रहा है। ऐसे बंडल दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े बड़े, जैसे सिगरेट के बंडल होते हैं। सिगरेट का पैकेट देखा, सिगरेट के पैकेट को खोलोगे तो क्या दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देती है सिगरेट। तो ये जो गोले गोले से हैं सारे, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े गोले से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक गोला है, इस एक गोले को हम बोलते हैं फेसिकल। समझ में आ रहा है? ये जो पूरा गोला है ना, ये सारे गोले, मान लो मैं ये वाला गोला पकड़ लूँ, ये वाला जिसपे मैंने अभी रेड से करा हुआ है, तो ये वाला जो गोला है ये पूरा क्या है, फेसिकल। तो ऐसे बंडल पड़े हुए हैं, ये सारे बंडल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बंडल है, ठीक है, तो ये सारे बंडल फेसिकल है, ये भी फेसिकल है, ये भी फेसिकल है। ठीक है, ये सारे बंडल क्या है, फेसिकल है। इन बंडलों के अंदर जो सिगरेटें पड़ी हैं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो सिगरेट तो नहीं है यहाँ पे, इन बंडलों के अंदर क्या पड़ा है, ये बंडल क्या है, पूरा ये बंडल तो है फेसिकल। ठीक है, ये पूरा जो बंडल है, ये इस बंडल को मैंने यहाँ निकाल दिया, ये जो बंडल है ना, एक बंडल को मैंने यहाँ ले लिया, तो ये देखो ये पूरा बंडल। तो ये जो पूरा बंडल है इसे हम बोलते हैं फेसिकल। ये जो पूरा बंडल है इसे हम बोलेंगे फेसिकल। मैंने क्या किया, मैंने मसल को तोड़ा, इस मसल को यहाँ लिया, तोड़ा, तो ऐसे बहुत सारे बंडल बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बंडल बने हुए हैं अलग अलग, ये सब क्या है, मसल्स के बंडल हैं। ऐसे एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा। तो ये जो पूरा बंडल है, इस पूरे बंडल को, एक पूरे बंडल को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इस एक बंडल को मैं यहाँ ले आया, तो इस एक बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल। अब इस एक, ये जो पूरा, इसको बोला जाता है फेसिकल। इसके अंदर, इसके अंदर ये जो इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे, ये मसल सेल्स हैं। ये क्या है, इंडिविजुअल मसल सेल्स हैं। तो एक बहुत बड़ा मसल का बंडल है जिसको हम बोलते हैं फेसिकल, इसके अंदर इंडिविजुअल मसल सेल्स होते हैं। समझ में आ गया? ये देखो, तो फेसिकल के अंदर, फेसिकल किससे बना हुआ है, ये जो पूरा फेसिकल किससे बना है, बहुत सारे मसल सेल्स से बना है। मसल सेल्स को मसल फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मसल सेल या मसल फाइबर बात यूज हो रही है तो एक ही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको निकाल लिया, इसमें से एक मैंने ये निकाल लिया मसल सेल। अब मैं मसल सेल को यहाँ ले आया। अब मसल सेल किससे बना हुआ है, मसल सेल बना है बहुत सारे मायोफाइब्रिल से। तो ये एक मसल सेल है, मैंने इसको निकाल लिया, यहाँ ले लिया, तो ये एक मसल सेल है।
इस मसल सेल किससे बना हुआ है? बहुत सारे बना है मायोफाइब्रिल से। तो ये क्या है? ये बहुत सारे क्या है मसल सेल के अंदर? ये पूरा एक मसल सेल है, ठीक है, ये पूरा एक मसल सेल है। इसके अंदर क्या है? मसल सेल के अंदर ये छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं, ये है मायोफाइब्रिल, ठीक है। अब मैंने एक मायोफाइब्रिल को निकाल लिया, जैसे मैंने बताया ना, मैंने एक मायोफाइब्रिल को निकाल लिया। मायोफाइब्रिल किससे बना हुआ है? मायोफाइब्रिल बना हुआ है सार्कोमेयर से। तो ये जो दिखाई दे रहा है पूरा आपको, ये पूरा एक सार्कोमेयर है। ये मायोफाइब्रिल आ गया। मायोफाइब्रिल किससे बना हुआ है? सार्कोमेयर से। तो ये इसको मैंने कर लिया, तो ये सार्कोमेयर है पूरा, ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा सार्कोमेयर। ऐसे बड़ा करके देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। अब जो सार्कोमेयर होता है, सार्कोमेयर बनता है दो प्रोटीन से, ठीक है। एक इसको फिलामेंट्स भी बोलते हैं, ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है। तो थिक फिलामेंट मायोसिन होता है, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है। तो ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी ये मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मसल होती है, मसल को मैं निकालूंगा तो मसल के अंदर क्या है? ये बंडल बने हुए हैं ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, मसल फाइबर के बंडल हैं। तो एक बंडल को बोला जाता है फेसिकल। फेसिकल को निकालूंगा, फेसिकल के अंदर क्या है? बहुत सारे मसल फाइबर हैं, मसल सेल्स हैं, ठीक है। मसल फाइबर मसल सेल एक ही बात है। मसल सेल किससे बना हुआ है? मायोफाइब्रिल से, ठीक है। मायोफाइब्रिल किससे बना हुआ है? सार्कोमेयर से। ये जो हमने दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से इनका पूरा एक हायरार्की चलती है। क्या चलती है? ये ऐसे एक हायरार्की चलती है। तो ये आपको हायरार्की बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब ये देखो, दोबारा एक बार देख लो, इसमें कुछ लेयर्स भी होती हैं जिनका मैंने आपको नाम नहीं बताया। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, एपीमाइसियम कौन सी है? ये जो आपने जैसे मसल है, ये मैंने मसल का टुकड़ा निकाल लिया। सबसे ऊपर की जो कवरिंग है, एपी का मतलब ये होता है जो बाहर वाली चीज है, ठीक है। ज्यादातर आप देखना जो बाहर वाली लेयर्स होंगी वो एपी होती हैं, और जो सबसे अंदर वाली होती हैं वो एंडो होती हैं। बाहर वाली एपी होती है, अंदर वाली एंडो होती है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है पूरी, ये इसको निकाला है मैंने, ये जो बाहर वाली लेयर है इसे बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है, जो सबके इनकी सबके ऊपर चढ़ी हुई है। फिर अब ये जो फेसिकल्स होते हैं भाई, इसके अंदर क्या होते हैं? फेसिकल्स ही तो होते हैं जो मसल सेल्स के बंडल्स पड़े हुए हैं। तो जो फेसिकल होता है, अगर मैं एक मसल फेसिकल को लूं, एक फेसिकल को लेता हूं, फेसिकल क्या है? बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, जो पीछे पड़ा अभी आपने। फेसिकल के अराउंड भी लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, फेसिकल के अराउंड जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम, ठीक है। और अब ये जो फेसिकल के अंदर क्या होता है? फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो जो मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर के अराउंड जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम, ठीक है। माइसियम क्यों यूज हो रहा है? माइसियम मतलब मसल है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर एपीमाइसियम, बीच वाली पेरीमाइसियम, सबसे अंदर वाली एंडोमाइसियम। तो ये तो पूरी मसल के ऊपर है एपीमाइसियम, ये चढ़ी हुई है। पेरीमाइसियम किसके अराउंड है? ये फेसिकल्स के अराउंड। एंडोमाइसियम किसके अराउंड है? जो अंदर, इसके अंदर जो मसल सेल्स हैं, एक मसल सेल के अराउंड जो लेयर है उसे एंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक से समझ में आ गई कहानी? ये है कहानी। अब हम मसल सेल के अंदर चल के देखते हैं कि मसल सेल के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर जाने से पहले एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ये देखो आप, ये स्केलेटल मसल है सबसे पहले। इसके ये किससे सराउंड होती है? एपीमाइसियम से। बताया था ना, मसल पूरी एपीमाइसियम से होती है। इसके अंदर जब हम आते हैं फिर क्या आता है? मसल फेसिकल। ये किससे सराउंड होती है? मसल फेसिकल। जो फेसिकल होता है किससे सराउंड होता है? पेरीमाइसियम से, ठीक है। तो फेसिकल में क्या होता है? बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। देखो स्केलेटल मसल में क्या होता है? बहुत सारे मसल फेसिकल्स होते हैं। मसल फेसिकल के अंदर होता क्या होता है? बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये डायग्राम सब अच्छे से याद कर पाओगे। मसल फेसिकल किससे सराउंडेड है? पेरीमाइसियम से। स्केलेटल में मसल सबसे बाहर वाली होती है, ये किससे सराउंडेड होती है? एपीमाइसियम से। अब इसके अंदर आ जाओ, मसल फाइबर के अंदर क्या होता है? मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये किससे सराउंडेड होती है? एंडोमाइसियम से सराउंडेड होती है। अब फिर मायोफाइब्रिल के अंदर आ जाओ, मायोफाइब्रिल की भी सराउंडिंग होती है, ठीक है। मायोफाइब्रिल सराउंडेड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, हम नहीं पढ़ते हैं सेल के अंदर, पढ़ते नहीं पढ़ते? सेल में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ऐसी जब मसल सेल्स की बात आती है ना, तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लग जाता है, ठीक है। तो ये मायोफाइब्रिल सराउंडेड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके अंदर क्या होता है? मायोफाइब्रिल के अंदर आपको पता ही है सार्कोमेयर्स होते हैं।
सार्कोमेयर्स में आ जाओ। सार्कोमेयर्स में क्या होता है, मैंने बताया था थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं। तो आप ये जो डायग्राम है ना, इससे बहुत, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे कर लेना, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। किसके अंदर क्या हो, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है। ठीक है, सबसे बाहर देख लो जी, स्केलेटल मसल है, उसके अंदर मसल फेसिकल है, मसल फेसिकल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमेयर है। तो ये पूरा देखो, आप देखो एरो के साथ बना हुआ है, ये पूरी ऐसे चेन चल रही है। तो ये आपको ऐसे ना पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे बाहर वाली लेयर्स एपीमाइसियम है, अंदर वाली बीच वाली पेरीमाइसियम, फिर सबसे अंदर वाली एंडोमाइसियम। ठीक है, ये पल्ले पड़ गया। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक मसल सेल, जैसे कि ये एक मसल सेल है, मसल फाइबर है ना, तो ये मसल सेल है। अब एक मसल सेल के अंदर क्या होता है, एक मसल फाइबर या जो एक मसल सेल है, इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, मसल सेल भी नॉर्मल सेल की तरह है। जो आपने सेल अगर चैप्टर पढ़ा है 9 10th में लगाया हुआ है, तो जैसे सेल होता है वैसे ही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये मसल सेल है पूरा। ये पूरा क्या है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये पूरा एक मसल सेल है। मसल सेल कह लो, मसल फाइबर कह लो, एक ही बात है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जब भी आप देखना ये जो मसल की बात हो रही है ना, इसमें सार्को वर्ड बहुत लगेगा, सार्कोमेयर, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो साइटोप्लाज्म की जगह इसको बोलते हैं, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है पूरे सेल में, सार्कोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, फिर जैसे कि बाहर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन की जगह क्या होती है, सार्कोलेमा। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल के, तो ये इसकी सार्कोलेमा है। तो अब देखोगे आप, ये सार्कोलेमा जो होती है ना, ये आगे जाके ऐसे ऐसे ये डिप आ जाता है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, ये जाके ऐसे क्या हो जाती है, डिप हो जाती है नीचे। तो ये बन जाता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, इसको टी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों बनता है ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, समझ में आएगा आपको। फिर इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये देखो ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो कवर करता है मायोफाइब्रिल्स को, तो ये रहा। ठीक है, ये ऐसा लिख रहा हूं, इसका मतलब है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम, ये कैल्शियम भरा हुआ है इसके अंदर, बहुत सारा कैल्शियम आयंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर ये देखो, ये मसल सेल है तो उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स भी होंगे, ये रहे मायोफाइब्रिल पड़े हुए हैं, ये मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल है। ठीक है, ये पूरा मायोफाइब्रिल है, ये रहा मायोफाइब्रिल, यही पूरा एक मायोफाइब्रिल है मसल सेल के अंदर। मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल होता है ना, तो वो रहा। फिर मसल सेल के अंदर देखो एक मायोग्लोबिन भी होता है। मायोग्लोबिन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है हेमोग्लोबिन पढ़ा है, आरबीसी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आरबीसी पढ़ाया था मैंने, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जो मसल सेल होते हैं ना, इनके अंदर भी अपना हेमोग्लोबिन होता है। मसल सेल के अंदर अपना खुद का हेमोग्लोबिन है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो इससे भी ऑक्सीजन आके अटैच हो जाती है। ठीक है, ये भी वही काम करता है जो हेमोग्लोबिन काम करता है। समझ गए। तो ये क्यों होता है इसके पास, क्योंकि देखो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करती। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, अपने आप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए यानी कि एटीपी चाहिए। एटीपी किससे बनता है, एटीपी बनता है ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि एटीपी चाहिए। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उन्हें चाहिए होता है ग्लूकोज और उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है ब्लड से। ब्लड में होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन मसल्स का क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे आप बहुत तेज दौड़ रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके ब्लड में उतना ग्लूकोज और ऑक्सीजन ना हो जितना मसल को चाहिए। तो मसल क्या करती है, आप ब्लड पे डिपेंडेंट नहीं है, मसल अपना खुद का ये ऑक्सीजन रखती है रिजर्व में, जो मायोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि भैया आप जैसे मान लो आप रनिंग करने जा रहे हो, आपने बहुत लंबे टाइम से कुछ खाना नहीं खाया है, ठीक है, और उतनी आपको मसल्स को उतनी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो मसल ऐसे थोड़ा ना कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, मसल्स तो एटीपी बनाएंगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो वो ऑक्सीजन उस टाइम पे कहाँ से लेती है, मायोग्लोबिन से। तो ये अपने मायोग्लोबिन इनका एक रिजर्व है एक तरीके से ऑक्सीजन का, हेमोग्लोबिन वाला ही काम करता है। और फिर ये अपना ग्लूकोज भी रिजर्व में रखती हैं। भरोसा नहीं है इन्हें कि आप मान लो अपने कहीं जंगलों में फंस गए, आपने खाना ही नहीं खाया 2 दिन 3 दिन तक, तो इसका मतलब थोड़ा ना आपकी मसल्स चलना बंद कर देंगी। तो ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये देखो ग्लाइकोजन है, ये मसल का ग्लाइकोजन क्या है, ये मसल का खुद का ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज तो मसल अपने पास ऑक्सीजन भी रखता है रिजर्व में, मसल अपने पास ग्लूकोज भी रखता है रिजर्व में। ग्लूकोज किस फॉर्म में रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में।
ऑक्सीजन किस फॉर्म में रखता है, मायोग्लोबिन के फॉर्म में, क्योंकि मायोग्लोबिन एक तरीके का हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की तरह है, इससे ऑक्सीजन अटैच होती है। ठीक है, तो ये अपने पास ग्लूकोज भी रखता है रिजर्व में, ये अपने पास मायोग्लोबिन भी रखता है रिजर्व में, ताकि जरूरत पड़ जाए तो ये अपनी एनर्जी खुद बना पाए, एटीपी बना पाए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एटीपी चाहिए, बिना एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिना एनर्जी कुछ काम नहीं होता। तो मसल्स क्या होती है, मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी तो आप मूव करते हो। ठीक है, सारे काम मसल्स के तभी होते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी। तो एटीपी कैसे मिलेगा, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन होगा। तो ये ब्लड पे डिपेंडेंट नहीं है, हो सकता है ब्लड में ग्लूकोज ऑक्सीजन उतना ना हो, तो इसलिए अपने पास एक ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन रखता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये भी होता है इस मसल सेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है तो बता रहा हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही है, ये आपको पता ही है, मेन इसका पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है, अब ये चीज बता देता हूँ, ये यहाँ पे क्यों है टी ट्यूब्यूल। देखो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करती हैं, जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है। जब ब्रेन से सिग्नल मिलेगा ना, तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, एक जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेन से एक इंपल्स आई, ठीक है, एक तरीके का मान लो करंट जनरेट हुआ, तो जैसे ही ये कुछ एक्शन पोटेंशियल होगा, जैसे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी। ठीक है, जैसे ही इंपल्स आएगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी ब्रेन से, तो यहाँ पे ना सोडियम चैनल खुल जाता है, मतलब बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ से सोडियम आयन आना सेल के अंदर ज्यादा आसान है, जब यहाँ से अंदर आएंगे टाइम लगेगा, यहाँ से क्या है जल्दी आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, जो कंडक्शन है ना, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आई है, उसको फास्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ से टाइम लगेगा अंदर आने में, लेकिन यहाँ से अंदर आने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसके कंडक्शन को फास्ट कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको ऐसे डिप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है टी ट्यूब्यूल, ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ऐसे आगे डिप हो गई, क्योंकि यहाँ से अंदर आना आसान है, जल्दी जल्दी पहुंचेगा, यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से फिर को पहले यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, ये फटाफट यहाँ पहुंच गया, इसीलिए डिप है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स की स्पीड को बढ़ा देता है, ऐसा समझ लो, तो जल्दी फटाफट कॉन्ट्रैक्शन होगा। चलो, ये फिर एक बार आप देख सकते हो कैसे जो मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स के ऊपर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, ये देखोगे ये मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है, ये मायोफाइब्रिल है, इसके ऊपर ये देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा है, ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है सारा, ये देखो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये सब वही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मायोफाइब्रिल के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज और देख लो, मसल तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब ब्रेन से सिग्नल आएगा। जैसे कि मान लो ये ब्रेन है आपका और ये मसल है, मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे जब तक कि वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं आएगा, एक समझ लो करंट आता है ब्रेन से, तो जब तक ये करंट नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं आएगा, तब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। बिना इलेक्ट्रिक इंपल्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगा तभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अब ये कैसे आता है, ब्रेन यहाँ से सिग्नल भेजता है। ठीक है, ये नर्व होती है। ठीक है, तो ये एक नर्व होती है, मोटर नर्व होती है भाई। ब्रेन से मसल सल, ब्रेन से लेके आगे तक, पहले ब्रेन में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ आता है, फिर वो आगे मोटर नर्व जाती है। ठीक है, तो मोटर नर्व से, जैसे ये ब्रेन है, मान लो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे गया। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है, एससी का मतलब स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये ऐसे मसल की तरफ आता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी चीज जब मसल तक आती है वो क्या होती है, मोटर नर्व ही तो होती है। जो चीज स्पाइनल कॉर्ड से निकल के मसल तक, जो भी नर्व स्पाइनल, देखो पहले ब्रेन से आई स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से फिर कोई भी अगर नर्व निकल के मसल तक जाती है उसे मोटर नर्व बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सिग्नल ट्रेवल करता है ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर सीधा मसल में आएगा। और जहां पे मोटर नर्व ये मसल से मिलेगी, इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अब ये जो नर्व जब यहाँ पे आके, मोटर नर्व जब मसल पे से मिलती है ना, अटैच होती है, तो ये क्या करती है, ये ना एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एसिटाइलकोलाइन। तो आप ये देख सकते हो, जैसे मोटर न्यूरॉन आया। ठीक है, ये समझ लो ये एक मोटर नर्व है, अभी समझ लो आप, ये न्यूरॉन भूल जाओगे, बाद में बताऊंगा मोटर न्यूरॉन क्यों बोल रहे हैं इसको पूरे को। ठीक है, ये पूरा ऐसे आया, एक मोटर न्यूरॉन आया, ये ऐसे आया, इसने क्या करा, एक
जैसे ही ये पूरा आपकी स्केलेटल मसल है, ये मसल है, ठीक है, ये मसल है, तो इसने एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा, इस न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। सिग्नल कैसे मिलेगा भैया, ये जो नर्व है सिग्नल कैसे देगी मसल को, ठीक है, ये जितने भी नर्व्स होती हैं, नर्व्स हमेशा क्या रिलीज करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं। तो ये नर्व आई, ये जैसे ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये समझ लो मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व आई ऐसे, इसने ये मसल्स के ऊपर लगी हुई है, इसने फिर ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये जो एसिटाइल कोलाइन है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिसेप्टर्स पे लग जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर अब रिसेप्टर्स पे लगता है, हर जगह ही लग जाता, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या है, वो जगह है, जैसे वो होता है ना, आप समझ लो ताला है, ताला चाबी, ऐसे तो ऐसा तो नहीं है कोई भी चाबी किसी भी ताले में लग जाती है। तो ये एक रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। जैसे ये एसिटाइल कोलाइन इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एकदम से क्या होगा, जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पीछे, एकदम से क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे जैसे ही वो एसिटाइल कोलाइन यहाँ बाइंड करेगा ना रिसेप्टर से, एसिटाइल कोलाइन मान लो यहाँ मसल सेल, ये मसल सेल है, यहाँ बाइंड करेगा तो यहाँ सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो सोडियम जब अंदर आना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो है ना कैल्शियम आयंस, यहाँ से कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं। तो जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो ये सार्कोमेयर में स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी आगे बताऊंगा आपको थोड़ा और डिटेल में, पहले इतना समझ लो। ये मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखो ये ब्रेन है, ब्रेन से गया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी मोटर नर्व निकली, ठीक है। मोटर नर्व ने क्या करा, एसिटाइल कोलाइन रिलीज कर दिया। एसिटाइल कोलाइन जब रिलीज होगा तो मसल में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, इसके अंदर बहुत सारे सोडियम आयंस आ जाएंगे, ठीक है, सोडियम आयंस आ जाएंगे। फिर आगे का पूरा प्रोसेस मैं भी आपको आगे बताऊंगा कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। बस इतना समझ लो, ये चलता है ब्रेन से, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल निकला, स्पाइनल कॉर्ड गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व में गया, फिर मोटर नर्व ने यहाँ पे क्या करा, एक केमिकल रिलीज करा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलाइन बोलते हैं। इस एसिटाइल कोलाइन ने फिर मसल को सिग्नल दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करो। समझ में आ गया। तो जहाँ पे ये मोटर नर्व मिलती है मसल से, जिस पॉइंट पे मोटर नर्व मसल से मिलती है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये देख लो, अब देख लो ये पूरा क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, ये जो एक न्यूरॉन, ये जो है ना पूरी जो नर्व आ रही है, जैसे ये मोटर एक न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन ऐसा नहीं खाली एक ही मसल सेल को वो करेगा स्टिमुलेट, ये बहुत सारे बंडल ऑफ मसल सेल को स्टिमुलेट करता है। ये देखो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये न्यूरॉन आया, ठीक है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है ना, बहुत सारे मसल सेल्स को, मसल सेल मतलब मसल फाइबर, बहुत सारे मसल सेल्स को, बहुत सारे मसल फाइबर्स को भी कह सकते हैं। एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर्स को कंट्रोल करता है। तो जैसे यहाँ पे एक सिग्नल पहुंचेगा ना यहाँ तक, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होगा, तो ये सारे के सारे जितने ही मसल फाइबर हैं जो इस मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर्स को सिग्नल देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने का। अब कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है ये भी देख लो, जो डिटेल में अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हमने पीछे देखो, दोबारा आ जाओ, ये आपको पता है सार्कोमेयर होता है, ये क्या है, ये मायोफाइब्रिल है, ये मायोफाइब्रिल है ना पूरा, ये पूरा मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है, ये हमारा मायोफाइब्रिल है। मसल सेल के अंदर आ गए, मसल सेल के अंदर ये मायोफाइब्रिल है, पूरा डंडा सा दिख रहा है, रॉड सी दिख रही है, मायोफाइब्रिल है। अब मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होता है, सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे मैं आता हूँ, राइटिंग बड़ी खराब है मेरी, ये मायोफाइब्रिल है। तो मायोफाइब्रिल बना हुआ है सार्कोमेयर से। अब सार्कोमेयर में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, ठीक है। तो अब हम थिक और थिन फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि थिक फिलामेंट कौन सा है, थिन फिलामेंट कौन सा है। देखो जो थिन फिलामेंट होता है वो होता है एक्टिन फिलामेंट, जो थिक होता है वो होता है मायोसिन। ये थिक फिलामेंट है। थिक मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है। तो एम से मोटा है, ऐसे याद रखो, थिक मतलब क्या होता है, मोटा होता है। एम से मोटा है, एम से मायोसिन है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, थिक मतलब मोटा, तो एम से मोटा, एम से मायोसिन। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि थिक फिलामेंट कौन सा, कंफ्यूज नहीं होगे, मायोसिन होता है। ये थिन फिलामेंट है,
एक्टिन फिलामेंट। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट जो थिन फिलामेंट है ना, इसके अंदर तीन चीजें हैं, ये तीन तरह के प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। एक प्रोटीन एक्टिन है, एक प्रोटीन ट्रोपोनिन है, एक प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन है। अब होता क्या है, ये वाला जो ये है ना फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ये होता है बीच में, देखो ऐसे दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये बीच में पूरा ये थिक फिलामेंट है। ये मतलब थिक फिलामेंट क्या है, मोटा है ना, तो एकदम से बीच में बैठा है। मोटा आदमी एकदम बीच में बैठ जाता है कि मैं यही राज करूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में बैठा होता है थिक फिलामेंट, यानी कि मायोसिन, ठीक है। तो ये पूरा आप समझ लो मायोसिन है, ये पूरा मायोसिन है, ये पूरा मायोसिन है। और साइड में क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्टिन फिलामेंट है, पतला वाला साइड में रहता है ना। मोटा आदमी बिल्कुल बीच में बैठा है, पतले पतले साइड में कर दिए, ठीक है। तो ये वाले कौन से हैं, एक्टिन है, बीच में मायोसिन है, इधर एक्टिन है, समझ गए। तो ये जो मायोसिन होता है ना, ये इन पतलों को पकड़ने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, समझ लो। जैसे मोटा आदमी होता है ना, साइड में पतले पतले होते हैं, उन्हें ऐसे जकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही हो रहा है, ये बीच में मोटा आदमी बैठा है मायोसिन, ये एक्टिन को साइड वालों को पकड़ेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, देखो ऐसे, ये देख रहे हो आप, ये बीच में क्या है, मायोसिन है। तो ये देखो यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है इसको, एक्टिन को, ये यहाँ पे एक्टिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। लेकिन ये पहले शुरू में पकड़ नहीं पाता, क्यों नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ये जो थिन फिलामेंट है इसके ऊपर ना ट्रोपोमायोसिन की लेयर है। तो ये ट्रोपोमायोसिन की लेयर होती है ना, ये इसको पकड़ने नहीं देती। ट्रोपोमायोसिन जो मॉलिक्यूल है ना भैया, एक्टिन फिलामेंट पे तीन चीजें हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये इसे पकड़ने नहीं देता मायोसिन को, एक्टिन मायोसिन इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग इसे बचा लेती है, इसे पकड़ने नहीं देती। लेकिन अब होता क्या है, जब एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, उस टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। सोडियम आयंस अंदर आएंगे, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो पीछे बताया था मैंने, ठीक है, वो जिसमें मैंने बताया था ना कैल्शियम आयंस होते हैं, वो कैल्शियम आयंस रिलीज कर देता है। जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं ना, तो ये यहाँ पे पूरा सब हट जाता है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये हट जाता है। जैसे कि आप देखो उधर, जैसे ही सिग्नल मिलेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगी, ना, एसिटाइलकोलाइन जब आएगा न्यूरोट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगी, तो यहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर, ठीक है, डीपोलराइजेशन होता है, सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। सोडियम आयंस अंदर आते हैं, तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें होते हैं कैल्शियम आयंस, यहाँ पे कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से चेंजेस कर देते हैं कि आराम से जो ये मायोसिन है, ये इस एक्टिन को पकड़ लेता है, आराम से इसे पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये ट्रोपोमायोसिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, और आराम से मायोसिन इसे पकड़ लेता है एक्टिन को। तो मोटा आदमी अब इसको पकड़ लेगा, एक्टिन को, पतले आदमी को, और ये पकड़ के क्या करेगा, इन दोनों को ना साइड से कि आ जाओ, अपनी ताकत दिखाता है, इन्हें खींचने की कोशिश करता है, ये इधर की तरफ इन्हें खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएंगी, समझ रहे हो। ये क्या होता है, ये जो फिलामेंट्स है ना, ये स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसे बोला जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या है, ये जो बीच में मायोसिन है ना, ये इन एक्टिन को अपनी जकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा से, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही अंदर की तरफ खींचेंगे, आपकी जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। रियल में कॉन्ट्रैक्शन कहां पे हो रहा है, एक तरीके से सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रैक्टिंग सार्कोमेयर में हो रहा है। जो रियल कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है ना, मसल की जो रियल कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है, वो सार्कोमेयर है, इसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो बीच में मायोसिन है ना, ये साइड वाले थिन फिलामेंट्स को, एक्टिन को खींच लेता है अपनी तरफ, और ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है मसल। इससे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जैसे कि जेड लाइन होती है, जैसे जेड डिस्क लिखा है, इसे बहुत जगह जेड लाइन भी बोला जाता है, ये जेड लाइन है, ठीक है। बीच में एम लाइन होती है, फिर आपको ये जोन याद करने पड़ेंगे, ये वाला बीच वाला ये एच जोन है, ये वाला पूरा ए बैंड है, ये वाला आपका आई बैंड है। ये जोन और बैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायग्राम जो मैंने बनाया ये है ना, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। सिंपल तरीका याद करने का है। ये बीच में एम होता है, मोटा आदमी है, साइड में ये थिन फिलामेंट है, पतले पतले से,
ठीक है, ये बीच में एच जोन है, ये पूरा आपका ए बैंड है, साइड में आई है, ठीक है, ये देखो ये वाला आई बैंड है, ये समझ लो ना एक्टिन साइड में है ना, थिन फिलामेंट एक्टिन है साइड में, तो इधर सबसे एंड में आई लिख लो, बीच में एच जोन और ए बैंड है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। तो आप देखो ये इस तरह से होता है, ये स्टार्टिंग में क्या है, ये मसल रिलैक्स है, तो जब मसल रिलैक्स है तो देखो ये मायोसिन ये रहा, एक्टिन ये रहा, ठीक है, इधर भी एक्टिन है, इस साइड भी दिखाया नहीं है, यहाँ भी एक्टिन होगा, सब कुछ रिलैक्स है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये देखो बाइसेप्स रिलैक्स है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, देखो मायोसिन ने खींच दिया इन एक्टिन्स को, तो क्या हुआ, ये जो एक दूसरे के ऊपर आ गई, ये जो फिलामेंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है, स्लाइड कर गए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर एक्टिन और मायोसिन, लेकिन टच नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन टच नहीं करते। टच मतलब जैसे कि मायोसिन पकड़ लेता है एक्टिन को, ये मैंने आपको वैसे बताऊं, ये देखो ये होल्ड कर लेगा, इसको होल्ड तो कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसके ऊपर आ गया और ये इधर यहाँ चढ़ गया, ऐसा नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं बिल्कुल ही ऐसा हो गया, तो इसको ये होल्ड करता है सिर्फ, ठीक है। तो ये ऐसे इसको यहां से पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ के जो मायोसिन होता है उसको अंदर की तरफ खींचता है, ऐसे होल्ड करता है, होल्ड का मतलब ये है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग में रिलैक्स मसल है, मायोसिन एंड एक्टिन डू नॉट टच ईच अदर, जब रिलैक्स कर रहे हैं तो कोई टच नहीं कर रहा, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई टच नहीं है, ठीक है, हल्का सा ओवरलैप होता है, देखो स्टार्टिंग में हल्का ओवरलैप तो स्टार्टिंग में भी है, ठीक है। अब देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसने इसको पकड़ लिया, मायोसिन ने, स्टार्टिंग में कोई टच नहीं कर रहा, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मायोसिन एक्टिन को पकड़ लेता है, जैसे मैंने बताया ना पीछे होल्ड, ऐसे जकड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर, ये आप सोचोगे कि ये इसके ऊपर आ गया और ये इधर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ जकड़ लेता है, मायोसिन एक्टिन को एकदम जकड़ लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है, ऐसे होल्ड कर लेता है, तो फिर अपनी तरफ एकदम से अंदर की तरफ खींच देता है, जैसे आपके हाथों में रस्सी पकड़ा दूं दोनों हाथों में, ठीक है। टग ऑफ वॉर देखा आपने, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर में आपको खींचते हैं ना रस्सी से, तो मान लो आपको बीच, मैं आपको मान लो बीच में खड़ा कर दूं, आपके दोनों हाथों में रस्सी दे दूं, आप बीच में खड़े हो, आप ऐसे समझ लो, समझने के लिए, जैसे आप बीच में खड़े हो, एक रस्सी आपके हाथ में ये रही, एक रस्सी आपके हाथ में ये रही, इधर रोप है और इधर भी एक रोप है, ठीक है, ये बीच में आप हो, अब एक यहां से कोई रस्सी खींचना शुरू कर दे, ठीक है, तो अब मतलब आप इधर रोप है, इधर भी रोप है और इधर आप हो, ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ सामान रखा है, यहाँ बांध दिया, इधर भी कोई सामान बांध दिया है, ठीक है, अब आप इन रोप्स को अपनी तरफ खींच रहे हो, इधर की तरफ खींच रहे हो, तो जैसे ही आपने इन रोप्स को अपनी तरफ खींचा तो रोप क्या होंगी, एकदम स्लाइड करेंगी, पास आ जाएंगी, तो ऐसा ये हो रहा है, ये मायोसिन भी यही कर रहा है, मायोसिन बीच में और ये एक्टिन को साइड में ना, इन वाले दोनों साइड को खींचने की कोशिश करेगा, और फिर एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल तो मायोसिन एक्टिन को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है, ऐसे खिंच जाता है, तो ये क्या होता है, ये जो फिलामेंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, तो इसीलिए इसे बोला जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और इसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, फिर बाद में छोड़ देता है तो वापस रिलैक्स हो जाती है, फिर पकड़ लेता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें एटीपी का बहुत ज़्यादा रोल है। अब कैसे रोल है, कितना रोल है, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो रही है, सार्कोमेयर के अंदर एक्टिन मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है वो बीच में है, थिन फिलामेंट साइड्स में है, मायोसिन इससे जकड़ने ही पकड़ लेता है एक्टिन को, ठीक है, और जो थिन फिलामेंट है उसे पकड़ लेता है और उनको एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, तो जब खींचता है तो स्लाइड कर जाती हैं दोनों फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर, थिक और थिन, और इसी से आपकी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो जो रियल कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है वो सार्कोमेयर है, ये ध्यान रखना मसल की, ठीक है, तो इस तरीके से। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा मसल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।